Am I audible to the students in the class? Yes. Thank you, Ms. Acha. Because today is the first session and I've been told कि जी इसको हम Facebook Live पे भी क्योंकि broadcast कर रहे हैं तो obviously I will have to structure the session in a way कि हमारे वो students जिन्हें थोड़ा सा idea चाहिए about the session उनके लिए भी ये beneficial हो जाए, उन्हें भी थोड़ी सी समझ आ जाए और हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं क्लास में उनको भी हम थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे दें, ठीक है जी, कोर्स का। तो आज हम कोई ये नहीं करेंगे CSS का कि मैं आपको आज के सेशन में ये बता दूं कि जी ऐसे को आपने इस तरह से जो है एस करना है, ठीक है। वैसे भी CSS ऐसे एक सेशन में आप किसी को ना सिखा सकते हैं ना बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए दिस इज द रीजन व्हाई वी कीप 12 और 16 सेशंस एंड इन जनरली मेरे क्लासेस में तो ये होता है कि इवन एक सेशन में एक बैच जो है वो हमने स्केड्यूल अगर 12 सेशंस किए होते हैं यानी 12 डेज तो जनरली वो फिर थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाती हैं, ठीक है, वो 16 पे भी चले जाते हैं। Why? Because again CSS का ऐसे वो आप इस तरह से नहीं सीख सकते, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे आज के सेशन में एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे अपना ये बैच। तो just to give you guys an introduction, वैसे तो I'm sure कि if you have registered for the class तो you already know me, but those of you who don't, my name is Zaria Mushtaq. I appeared in CSS 2018. That was my first and only attempt. I scored 80 marks in CSS English essay and मुझे IRS Inland Revenue Service जो है वो मिली। I've been working as an Assistant Commissioner Inland Revenue since then. तो 2019 onwards जो है I started guiding students, mentoring students, क्योंकि काफ़ी मुझे requests आ रही थी बच्चों की। I also didn't know this कि 80 marks जो हैं वो आज तक किसी के CSS essay में नहीं आए, तो it was a surprise for me as well. So once the students started getting in touch with me and they started seeking guidance, तो मैंने उनको mentor करना शुरू किया and 2020 में 2021 में many of my students appeared and माशाल्लाह passed the exam और वो allocate हुए बहुत अच्छे ग्रुप्स में, ठीक है। तो खैर ग्रुप्स तो सारे ही अच्छे होते हैं बट आई अंडरस्टैंड कि इन जनरल पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि सर्टन प्रेफरेंसेस होती हैं। सम पीपल वांट टू गो टू PAS, some want to join the police service, some want to go to customs, IRS, जो है फॉरेन सर्विस। तो इस तरह से जिनको जिस ग्रुप की ख्वाहिश होती है वो फिर अकॉर्डिंगली उसी को ही जो है ना थोड़ा सा चेज भी करते हैं, उस मेहनत भी करते हैं जो कि करनी भी चाहिए। तो अब 2020 के एग्जाम्स खत्म हो गए, 2023 एक साल दूर है। अब कहने को तो ये एक साल दूर है लेकिन एंड दिस इज द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स ऑफ्टन स्लैक एज वेल कि अच्छा चलें अभी तो वक्त बहुत पड़ा है, हम लोग प्रेप भी कर लेंगे, गाइडेंस भी ले लेंगे। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो साल 2 साल पहले से प्रेप करना शुरू करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, आपकी लीडिंग फेडरल सिविल सर्विस, फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। आपका द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इफ यू वांट टू जॉइन द गवर्नमेंट सर्विस, तो ये वो एग्जाम कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए प्रेप बहुत पहले से शुरू कर भी देनी चाहिए और बच्चे शुरू करते भी हैं। तो आई रियली एडमायर दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इट सीरियसली और वो अभी से प्रेप शुरू कर रहे हैं। जो अभी थोड़ा सा चलें, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, एंड मैंने भी थोड़ा सा लेट ही प्रेप शुरू की थी, फिर उसमें इशू ये आ जाता है कि वक्त बहुत कम रहता है तो फिर आप सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं कर पाते। अब तो एक और थोड़ा सा इशू ये भी आ गया है कि आपका पूरा स्केड्यूल FPSC ने चेंज कर दिया, राइट।
तो पहले फेब में एग्जाम्स हो जाया करते थे, अब फेब में मार्च में आपका एमपीटी होगा, उसके बाद फिर 2 महीने की सिर्फ विंडो है, और वो विंडो इतनी ही होती है कि आप उसमें रिविजन कर सकें, राइट? तो अब हम 2023 के बैचेस चूंकि शुरू करने लगे हैं, तो आई थॉट इट वाज पर्टिनेंट कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दें CSS SA का भी, और दूसरा ऑब्वियसली एक मेरा ये भी गोल था कि मैं बच्चों को थोड़ा ये बता भी दूं कि अगर आप 2023 में अपीयर होना चाहते हैं तो बच्चों बस फिर अब प्रेप शुरू कर दें, ठीक है? अक्सर होता ही है कि हम थोड़े से रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, जब हमें कोई बताए, थोड़ा सा मोटिवेट करे, तो फिर हम थोड़ा सीरियस होकर जरा पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एक इसका ये भी मकसद था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी किया जाए कि ना सिर्फ एसए को, ये तो अच्छा है कि यू आर सीरियस अबाउट सीएसएस, एसए होना भी चाहिए, ना सिर्फ एसए को बल्कि अब आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना शुरू करें। अब इट्स ऑलरेडी मे, और जो है एमपीटी आपने देना है मार्च में, तो अब टाइम इतना ज्यादा नहीं रहा, ठीक है? अच्छा जी, शुरू करते हैं हम सेशन की ओवरव्यू से। बात होगा क्या सेशन में, ठीक है, CSS SA में? When it comes to CSS SA, तो it's not like your other academic essays, research essays, ठीक है? It's very different. कुछ एस्पेक्ट्स में ऑब्वियसली सेम भी है, बिकॉज राइटिंग एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट जो है आपने लिखना है, कुछ ना कुछ मटेरियल होगा तभी लिखेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट्स जहन में होंगे तभी लिखेंगे, तो कुछ एस्पेक्ट्स में ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज भी होती हैं, लेकिन बहुत जगह पे CSS SA और आपकी एकेडमिक राइटिंग या आपकी स्पीच राइटिंग वो डिफर करती है, ठीक है? नाउ द इशू इज कि मेनी स्टूडेंट्स फेल टू रिकॉग्नाइज दिस। होता क्या है? होता ये है, मैंने स्टूडेंट्स का, बिकॉज जनरली हमारे जो सेशंस होंगे वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होंगे, ठीक है? एट द एंड ऑफ द सेशन आई गिव सम सर्टेन टॉपिक्स, और स्टूडेंट्स ने उनमें से किसी एक टॉपिक पे फुल लेंथ ऐसे लिखना भी होता है। तो मैं ये ऑब्जर्व करती थी, और फिर मैं ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट्स को गाइड भी करती थी कि वो बाज़ औक़ात CSS SA को नंबर 1 या तो कंफ्यूज करते हैं रिसर्च आर्टिकल से, या एक स्पीच, जैसे एक स्पीच होती है ड्रामेटिक सी आपकी स्पीच हो, एक जो है ना, और मुझे अक्सर स्टूडेंट्स कहा भी करते थे कि मैम हमने तो सोचा था कि एक बड़ी ड्रामेटिक और कैप्टिवेटिंग किस्म की जो है इंट्रोडक्शन हमें उस इंट्रोडक्शन लिखना है। तो देखिए वो स्पीच राइटिंग में आ जाता है, वो नॉवल राइटिंग में आ जाता है। CSS SA में यू डोंट नीड टू मेक इट ड्रामेटिक, ठीक है? तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, एग्जामिनर्स न सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप अंग्रेजी लिखते कैसे हैं, कि आपको अंग्रेजी लिखने आती है या नहीं। डेफिनेटली इंग्लिश एसे का पेपर है तो ये तो उन्होंने चेक करना ही है। दैट बीइंग सेड, आई डू आई विल स्टिल मेंटेन वो बात जो मैं बहुत पहले से करती आई हूँ, कि आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना CSS SA में, ठीक है? बहुत दफा होता है कि ये तसव्वुर किया जाता है कि शायद हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स किस्म के सेंटेंसेस लिखेंगे तो विल स्कोर मोर मार्क्स। नो, दिस इज नॉट द केस फॉर CSS SA। आपने डेफिनेटली वैरायटी दिखानी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक वैरायटी होनी चाहिए, आपने जो वोकैबुलरी यूज की हो वो अच्छी तो होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऐसी नहीं हो कि एग्जामिनर को, इवन एग्जामिनर ही को थिसॉरस ओपन करके बैठना पड़े। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट दे डिमांड, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग हो, सिंपल हो, अच्छी हो, एक फ्लुएंसी नजर आ रही हो, एक कोहेरेंस हो, तो ये तो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर्स की। लेकिन जो दूसरी रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स दे लैग बिहाइंड, यहाँ पे स्टूडेंट्स दे लूज मार्क्स, वो क्या है?
वो है कि जी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स जो हैं एग्जामिनर्स वो देखना चाहते हैं। क्या आपने टॉपिक को समझा? क्या आपने उसको अच्छे तरीके से डीकंस्ट्रक्ट किया? ठीक है, तो सबसे ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सीएसएस एसए की। जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं पास करने की, क्या है? नंबर 1 कि आपने अंग्रेजी अच्छी लिखी हो। नंबर 2 आपको पता हो कि आपसे सवाल क्या पूछा गया, कीवर्ड्स क्या थे उसमें, की फ्रेजेस क्या थे उसमें, उसको किस किस अंदाज में आपने डीकंस्ट्रक्ट करना है। और जब आप डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे ऑब्वियसली फिर उसी के ऊपर आपका पूरा एसे होता है। ठीक है, सो वो जो एक आउटलाइन मेकिंग पार्ट है सीएसएस एसे का, विच वाज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स और एकेडमिक एसेज तो लिखे थे इन माय लाइफ, लेकिन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस एंड आई केम टू नो अबाउट दिस आउटलाइन थिंग, तो इवन आई वाज सरप्राइज कि अच्छा ये आउटलाइन क्या होती है। ठीक है, तो आउटलाइन क्या होती है ये सिर्फ आप सीएसएस एसे के अंदर ही देखेंगे जनरली, बाकी यूजुअली एसेज में ये आउटलाइंस नहीं आपको मिलेंगी। आउटलाइन होती है कि जिसमें आप एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि हाँ जी मैंने इस अंदाज में टॉपिक को समझा, इस अंदाज में मैंने इंटरप्रेट किया, एंड दिस इज हाउ आई एम गोना गो अबाउट द टॉपिक। ठीक, तो हम इस सेशन में अपने और आने वाले जितने भी सेशंस होंगे, बिकॉज अब तो ऑब्वियसली 2023 मई तक सेशंस चलते रहेंगे, दिस इज द फर्स्ट बैच फॉर सीएसएस 2023 बाय द वे। ठीक है, मैंने पोस्टर देखा था तो थोड़ा सा मुझे भी जरा वो सरप्राइजिंग लगा, तो लेट मी क्लेरिफाई, दिस इज नॉट द फर्स्ट बैच, दिस इज द फर्स्ट बैच फॉर सीएसएस 2023। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली आउटलाइन मेकिंग स्किल्स भी इसमें सीखेंगे, किस अंदाज में हमने डीकंस्ट्रक्ट करना है, किस अंदाज में हमने फिर आगे उस पर अटेम्प्ट करना है स्पेशली। और बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, एंड इसीलिए आई एम ग्लैड कि यूर सीकिंग गाइडेंस। मुझे CSS 2022 का ज़रा पेपर एक दफ़ा निकालने दीजिए यहाँ पे अपने फ़ोन पे। तो अगर आप देखें ऐसा नहीं है कि अब जो टॉपिक्स आते हैं they're very difficult. No, the topics are not difficult. It's just that you need to understand कि जी what are the keywords in the topic and how will I connect these 2 or 3 ideas that are given in the topic. That's it. ये स्किल अगर आपको आती है, मेरे काफ़ी बच्चों का ये मुझे मैसेजेस भी आए एग्जाम के बाद कि मैम हमने ये वाला टॉपिक अटेम्प्ट किया है, हमने इस पे ऐसे लिखा है, बट वी डोंट नो। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी ख्याल था कि काफ़ी मुश्किल पेपर आया है। ऑब्वियसली पैटर्न तो चेंज होता है हर साल। पहले वो भी ज़माने हुआ करते थे कि जब सिंपली 1 या 2 वर्ड्स आपको दे दिया करते थे कि खा लीजिए डेमोक्रेसी या हायर एजुकेशन। अब उस पर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिखें। फिर टॉपिक्स आए कि जिनमें वो स्कोप आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करके दिया करते थे। इवन जो कीवर्ड्स हैं उनमें रिलेशनशिप भी आपको बताया करते थे। फॉर एग्जांपल 2019 में जब आया कि डेमोक्रेसी एंड मास इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, अब 2 कीवर्ड्स भी आपको दिए गए, डेमोक्रेसी, मास इलिटरेसी, और फिर साथ आपको कनेक्शन क्या बनाना है इन दोनों कीवर्ड्स के दरमियान, that they cannot go together, they cannot go hand in hand, तो वो भी आपको इन्होंने दिया। लेकिन अब अगर आप CSS 2022 का पेपर देखें, जो कि मैंने भी देखा, तो उसमें इवन वो लिंक जो 2 या 3 की टर्म्स के दरमियान बनाना है, वो भी अब एग्जामिनर्स आप पे, स्टूडेंट्स पे छोड़ देते हैं कि भाई you apply your critical thinking skills, you come up with an outline, you come up with the arguments, we're just going to give you these keywords. तो सिर्फ आपको अगर ये स्किल पता हो कि मैंने किस तरीके से इन्हें लिंक करना है और मैंने किस तरीके से कीवर्ड्स पे हेडिंग्स बनानी है, तो दैट इज ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, अब आपने करंट अफेयर्स, आपका एक मैंडेटरी कोर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स मैंडेटरी कोर्स है। आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स
इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स की ही प्रेप की है, ठीक है, तो आप स्टिल CSS 2022 के 2 to 3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जो आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। कोई अगर प्रायर नॉलेज नहीं भी है, लेट्स सपोज कि अचानक से बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए, तो इवन देन जिन बच्चों को ये स्किल आती थी, जिन बच्चों के पास ये एक आर्ट, जिनको मालूम थी कि किस अंदाज में कीवर्ड्स की फ्रेजेस आइडेंटिफाई करके लिंक बनाना है और फिर किस अंदाज में हमने आगे उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, दे वर एबल टू डू गुड जॉब। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियसली अब रिजल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन ये है कि दे वर वेरी हैप्पी विद देयर एसे एंड दे वर लाइक यस मैम, हमने अच्छे तरीके से उस पर आउटलाइन बना ली एंड वी वर एबल टू फिनिश द एग्जाम। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ये कोई डिफिकल्ट नहीं था टॉपिक, इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई हिडन उन्होंने चीजें दी हों, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के टर्म्स यूज किए हों, फ्रेजेस, नहीं, इट वाजंट दैट। फिर इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, अब ये 2 टर्म्स दी हुई हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, दैट्स इट। अब ये स्टूडेंट्स पे एग्जामिनर ने छोड़ दिया कि जी अब स्टूडेंट्स जिस अंदाज में भी उसको लिखना चाहें, जिस अंदाज में भी उसको कनेक्ट करना चाहें आइडियाज को, सो दैट्स इट। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि पेपर CSS एसए का मुश्किल है, ना कभी ऐसा था कि इन द पास्ट एज वेल कि कोई बहुत मुश्किल पेपर्स आ रहे थे, नहीं, पेपर्स ऐसे नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है कि यू कैन नॉट अटेम्प्ट, आप बड़े इजीली 2 to 3 टॉपिक्स तो बहुत आराम से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि आपको आर्ट आती हो, आपको ये पता हो कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं कीवर्ड्स या की फ्रेजेस, मैंने किस तरह उन्हें लिंक करना है, क्या इस टॉपिक में मेरे से मेरा ओपिनियन मांगा गया, या क्या इस टॉपिक में इट्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर और मुझे कोई ओपिनियन नहीं देना, बस मुझे जो बात जैसे है उसी अंदाज में लिखनी है, या क्या ये एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है कि जिसमें मुझे एग्जामिनर ने खुद ही से एक प्रॉम्प्ट दे के एक बात कह दी और बस मुझे अब उस बात को थ्रू आउट दी ऐसे डिफेंड करना है। तो आपने सिर्फ ये चीज आइडेंटिफाई करनी होती है। अभी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब आपने प्रैक्टिस की हो, नंबर 1, नंबर 2 जब आपको एक्चुअली में पता हो इन चीजों का, और ये चीजें आपको फिर कैसे पता चलेंगी? दिस इज वेयर गाइडेंस कम्स इनटू प्ले। तो मैं खुद ये बात कहती हूँ कि आई डिड नॉट ज्वाइन एनी अकेडमी, ठीक है, मैंने कहीं और कोई गाइडेंस नहीं ली, बट इंग्लिश एसे वाज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैंने खुद भी गाइडेंस ली, ठीक है, उसमें मैंने भी, बिकॉज अगर आप नहीं उसमें CSS एसे, जो मैंने कहा कि वो बहुत डिफरेंट होता है बाकी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से। तो ये इस सेशन के अंदर हम, हमारा जो फर्स्ट बैच होगा, हम देखेंगे कि जी किस तरह से, और हम उसमें एक रेंज ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम उसमें डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स भी देखेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव भी देखेंगे, हम उसमें लिटरेरी भी देखेंगे। और ये होता है हर साल, 2022 में भी एक स्टेटमेंट आई हुई है जिसपे आपने आगे ऐसे लिखना होता है, 2021 में भी आई थी। तो हर साल 1 या 2 कोट्स या लिटरेरी स्टेटमेंट्स आ जाया करती हैं। तो हम लिटरेरी भी देखेंगे, एक्सपोजिटरी भी देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, हर फॉर्म ऑफ टॉपिक को हम देखेंगे। फिर जब आपने टॉपिक की फॉर्म आइडेंटिफाई कर ली, तो उसको डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, क्या मेन हेडिंग्स बनेंगी, क्या आगे फिर आपकी बुलेट पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स में अगेन क्या चीजें लिखनी है, बाज़ोकात क्या होता है, स्टूडेंट्स अगेन नहीं पता होता, तो दे राइट एंटायर सेंटेंसेस इन द बुलेट सेंटेंस, और वो बुलेट जो होता है, बुलेट पॉइंट, उसमें
बेतहाशा फैक्ट्स फिगर्स भी देते हैं, एग्जाम्पल्स भी डाल देते हैं. दिस इज नॉट द वे टू मेक प्रॉपर एंड क्रिस्प बुलेट पॉइंट्स. नहीं, इस तरह से नहीं होता. तो हम ये भी सीखेंगे कि जी क्या सही तरीका है हेडिंग्स बनाने का, बुलेट पॉइंट्स बनाने का, कौन सी हेडिंग्स जरूरी है बनाना. एंड अगेन व्हेन आई से हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स, प्लीज कीप इन माइंड कि CSS एसे में दो चीजें हैं, एक है आउटलाइन और फिर एक होती है आपकी बॉडी ऑफ द एसे. एंड दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक, तो ये हेडिंग्स आपकी आउटलाइन में तो आएंगी, बॉडी ऑफ द एसे के अंदर कोई आपकी हेडिंग नहीं आती. और ये आप कभी प्लीज बनाइएगा भी नहीं, वरना वहीं से आपका क्रॉस लग जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ठीक है, तो हम ये सब भी सीखेंगे. अच्छा, फिर बच्चों CSS एसे में प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है दैट यू नीड टू अडेयर टू. ठीक, आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ें FPSC की वेबसाइट पे. आई डिस्कस एग्जामिनर रिपोर्ट्स इन ऑल ऑफ माय सेशंस. आई बीन डिस्कसिंग इट फॉर द पास्ट 2 years नाउ, 2.5 years. क्यों मैं ये करती हूँ? क्योंकि आपने एग्जामिनर रिपोर्ट्स ही नहीं अगर पढ़ी तो फिर आपको क्या पता कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है, आपको नहीं पता. ठीक है, तो आप ये भी जरूर पढ़ें. हमारे इस सेशन में तो हम डिस्कस करेंगे ही, तो वो स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली they will go through the examiner report. Reports actually 4 साल की अवेलेबल हैं on the website. बट बाकी स्टूडेंट्स जो नहीं हैं इस सेशन का पार्ट, उनसे भी मैं ये ज़रूर उन्हें रेकमेंड करूँगी कि you also go through the report and see के what are the important components. अच्छा, तो उन रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो बार बार 2-3 चीज़ों की बात की होगी. अगेन जो मैंने कहा कि प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है जो आपने फॉलो करना है. उसमें स्टैंडर्ड लेंथ की बात की जाती है. ठीक है, वो क्या स्टैंडर्ड लेंथ है, वो इंट्रोडक्शन में आपने कितनी लेंथ पे पैराग्राफ लिखना है, किस अंदाज में लिखना है, कौन सी अप्रोच लगानी है, कंक्लूजन किस तरह से लिखनी है, फिर जो दरमियान में आपने आर्ग्यूमेंटेशन करनी है, लेंथ क्या होनी चाहिए हर पैराग्राफ की. तो ये एक स्टैंडर्ड लेंथ है जो आपको फॉलो करनी होती है. ये हर पैराग्राफ के लिए डिफरेंट है. अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस. ठीक, तो हम इस पे ये भी डिस्कस करेंगे. हम अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से हर पैराग्राफ लिखना है. अच्छा, फिर बच्चों बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि यू आर गिवन अ टॉपिक एंड यू हैव टू डिफेंड दैट टॉपिक, दैट्स इट. ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि it's the topic is of a descriptive nature and you just have to focus on the keywords or the key phrases. लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्टेटमेंट दे दी गई या एक कोई बात प्रॉम्प्ट आपको दिया गया, अब आपने काउंटर व्यू पॉइंट पे भी जाना है. ठीक, और एग्जामिनर रिपोर्ट्स में भी इस पे बात की गई. तो वो काउंटर व्यू आपने कहाँ देना है, किस अंदाज में देना है, हम ये सब भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल. फिर आपने अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसमें कोहेरेंस किस तरह से लेके आनी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके मार्क्स जो है वो डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पे. अगर आप अभी भी पास्ट पेपर कोई सा भी उठा लें, 2022 का इवन अगर उठाएं, तो उसमें ये लिखा होगा कि मेक एन आउटलाइन, नंबर 1, यानी एक रिक्वायरमेंट ये, and then write a comprehensive essay of 2500 to 3500 words. ठीक है, उसके आगे एक जुमला और भी लिखा होगा जो कि होगा कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, कोहेरेंस. यानी एग्जामिनर आपको खुद बता रहे हैं कि बच्चों अगर आपको स्कोर चाहिए तो क्रेडिट यानी स्कोर हम किस चीज पे देंगे, कितना रेलिवेंट लिखा आपने. अब वो रेलिवेंसी किस तरह पता चलेगी, जो बात मैंने कही कि हम सबसे पहले, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जब हमारे सेशंस शुरू होंगे तो हम सबसे पहले यही तो सीखेंगे कि टॉपिक अगर आ गया तो आपने उसको कैसे इंटरप्रेट करके डिकंस्ट्रक्ट करना है. यानी कौन सी रेलिवेंट हेडिंग्स हैं जो आपने बनानी है,
कौन से कीवर्ड्स की फ्रेजेस हैं जिन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। आपने रेलिवेंट रखना होता है अपने ऐसे को। अगर आप इररेलिवेंट ऐसे लिखें और बहुत आपने अच्छी अंग्रेजी भी लिखी हो, ठीक, और वो आपने 25 पेजेस का ऐसे भी लिख दिया हो, बट इफ इट इज इररेलिवेंट देन इट्स ऑफ नो यूज। तो रेलिवेंसी हम सीखेंगे, ठीक है, इन सेशंस में इंशाल्लाह ताला। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हमें ये बात अच्छी तरह पता चल जाएगी कि किस तरह से हमने रेलिवेंट लिखना है। फिर वो क्या कहते हैं, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है अपने मटेरियल की। एंड फिर कोहेरेंस, तो और बच्चों कोहेरेंस अब ऐसे के अंदर किस तरह लानी है। अब 20 पेजेस का अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर वो डिसजॉइंटेड नहीं लगना चाहिए, उसमें कोहेरेंस हो, हर पार्ट बाकियों के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि इंट्रोडक्शन में आपने किसी और जोन में इंट्रोडक्शन शुरू किया एंड देन बाय द टाइम यू नो you're about to conclude your essay तो you realize कि oh no, ये तो मैं जो है ना स्टांस जिस तरह मैंने शुरू किया था ये तो अब जो है वो स्टांस मेरा या रहा नहीं, या वो कंक्लूजन ही आपको बहुत डिसजॉइंटेड सी नजर आए, या दरमियान के पैराग्राफ्स आपको डिसजॉइंटेड नजर आए, नहीं। तो आपने इवन बिटवीन पैराग्राफ्स ये जो कोहेरेंस मेंटेन रखनी होती है, जिसका आपको फिर आगे क्रेडिट भी मिलेगा, तो वो किस अंदाज में आपने रखनी है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, फिर अक्सर एक बच्चों का बड़ा ये सवाल होता है कि जी मैम क्या हम पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे या नहीं। तो ऑब्वियसली हम पास्ट पेपर्स ही तो डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक। उसमें मेरे अपने सैम्पल एसेज भी होंगे, मेरे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं जो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश एसे में तो आई थिंक द बेस्ट वे यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट इज बाय गोइंग थ्रू द पास्ट पेपर्स। क्योंकि बाकी और तो कोई इसकी रिसोर्सेज नहीं है, बाकी तो और कोई आपने कोई किताब कुछ और तो नहीं खरीदनी इसके लिए। टॉपिक्स जो हैं वो आप पास्ट पेपर्स पिछले 5-10 साल के अगर अच्छे तरीके से एक नज़र उन पे डाल लें, थीम्स भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और सीखेंगे कि अच्छा जी ये टॉपिक आ जाए तो किस तरह से इसको हमने डिकंस्ट्रक्ट करना है, इस तरह का टॉपिक आ जाए तो किस तरह करना है, तो वो हम पास्ट पेपर्स के थ्रू ही करेंगे। तो यस डेफिनेटली हमने वो भी करना है। अच्छा, फिर ये प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस होंगे हमारे। जनरली आई ट्राई टू कीप माय सेशन प्रैक्टिस बेस्ड एज वेल, क्योंकि मेरा यहाँ आके पढ़ा देना और बच्चों का बस सुन लेना इज नॉट इनफ। जाहिर है हम भी स्टूडेंट रहे थे तो हमें भी अच्छी तरह से आइडिया है इन चीज़ों का। हाफ द टाइम वी वुड बी डोज्ड ऑफ और हम अपनी डे ड्रीमिंग चल रही हुआ करती थी। अब बेशक CSS है या कोई भी एग्जाम है, बट होता तो यही है कि स्टूडेंट ही रहते हैं। तो हम इसलिए प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस रखेंगे कि जिसमें ऐसा नहीं हो कि जी बच्चे अटेंशन लूज करें, नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ना सिर्फ आप इंगेज्ड रहेंगे। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन क्लासेस होता भी यही है कि एज कंपेयर टू लाइव क्लासेस थोड़ा सा जो है ना इंगेजमेंट इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस रखे जाएं। तो एक तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये है कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, ठीक है। तो हम इस वजह से प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस रखेंगे आफ्टर डिस्कसिंग एवरी कंपोनेंट ऑफ CSS essay। तो हम एक आधी क्लास में, और ये होता भी है कि फिर मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ हाँ जी नाउ दिस इज द टॉपिक, नाउ यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड कम अप विद एन आउटलाइन। फिर बच्चे वो मुझे, बिकॉज जूम पे हम क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, तो उसके बाद जी बच्चों ने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है कि मैम आई थिंक दिस शुड बी द आउटलाइन, दूसरे बच्चे ने मैम आई थिंक दिस शुड बी द आउटलाइन। तो वो तमाम बच्चों से, खैर तमाम से तो नहीं, लेकिन यह है कि 5 या 7 रिस्पॉन्सेज लेके तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा नहीं, नाउ दिस इज द इररेलेवेंट पार्ट, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, या ये एक ज़रूरी हेडिंग थी जो कि मिस कर दी गई, एंड दिस इज हाउ वी टैकल द टॉपिक एट हैंड। तो क्या होता है इससे कि न सिर्फ बच्चे फिर इंगेज्ड रहते हैं बल्कि उन्हें और बेहतर समझ आती है, ठीक है जी। तो हम प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस रखेंगे एंड ऑब्वियसली
एंड ऑफ द कोर्स फिर आपने एक फुल लेंथ ऐसे तो लिखना ही होगा. लास्टली आई विल एंड द सेशन. हम ये कोई ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे because again the aim was to give you guys an overview. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से स्टेप बाय स्टेप हर सेशन में एक चीज को डिस्कस करेंगे, तो हम बहुत सिस्टमैटिकली चलेंगे. वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से करेंगे. अभी के लिए ये है कि जो मैंने एक ओवरव्यू देना था आपको बच्चों, वो मैंने दिया. आउटलाइन से हम शुरू करेंगे, कैसे बनानी है, डिफरेंट टॉपिक्स आ जाएं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, लिटरेरी, या टॉपिक्स जिनमें आपने कनेक्शन बनाना है, तो आपने किस अंदाज में इंटरप्रेट करना है, कैसे डिकंस्ट्रक्ट करना है. तो हमारी ये आउटलाइन मेकिंग पे ही कोई अराउंड 5-6 सेशंस कंज्यूम होंगे. क्यों? क्योंकि हर टाइप ऑफ टॉपिक पे किस तरह से आपने आउटलाइन बनानी है, उसे किस तरह डिकंस्ट्रक्ट करना है, हमारा एक सेशन उस पे जाता है. फिर हम आ जाएंगे बॉडी ऑफ द एसे के ऊपर. उसमें हम डिस्कस करते हैं जी, इंट्रोडक्शन पे एक सेशन डेडिकेटेड होगा. एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा आपने किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है. ठीक है, ये नहीं कि हाँ जी आप बस इसमें ये लिख दें और इंट्रोडक्शन शुड बी कैची एंड इंट्रोडक्शन शुड बी कैप्टिवेटिंग. नो, कहने को यूं तो आप कुछ भी कह देना, इस तरह नहीं. आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि आपने कौन सी अप्रोच है, किस तरह से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ से आप बात शुरू करके और कहाँ पे आप बात को लेके आएंगे, थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट आप कहाँ करेंगे, किस अंदाज में लिखेंगे. तो एक सेशन हमारा इसलिए इंट्रोडक्शन पे चला जाता है, एक हमारा कंक्लूजन पे जाता है, बिकॉज अगेन कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमारे दरमियान में 2 से 3 सेशंस जो हैं वो आर्ग्यूमेंटेशन के ऊपर और कोहेरेंस के ऊपर जाएंगे. ठीक है, एक सेशन में एग्जामिनर रिपोर्ट्स के लिए रखती हूँ, दरमियान में 1 से 2 सेशंस बच्चों की क्वेरीज जो हों उनके लिए हम रखते हैं. ठीक, तो इस अंदाज में हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा. लास्टली ये है कि हम सेशन को बहुत बड़ा मैं नहीं रखूंगी, बिकॉज इन द पास्ट ऐसा हुआ भी है. अच्छा, एक हमसे बच्चे ने सवाल किया है कि में एक ऐसे इवेलुएट करवाना चाहें. अच्छा, कि मैम ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो हम आपसे अगर इवेलुएशन कराना चाहें उसका क्या प्रोसेस है. तो देखिए बच्चों, कोर्स के अंदर तो ऑब्वियसली इन क्लास इवेलुएशंस भी होंगी एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स भी आपकी एक फुल लेंथ ऐसे की इवेलुएशन होगी. तो पहले तो ये तो इंक्लूडेड है. ठीक, अब अगर उसके बाद यू वांट टू जॉइन द इवेलुएशन प्रोग्राम, आप चाहते हैं कि चलें टिल CSS 2023 हम हर हफ्ते या एवरी मंथ कोई ऐसे लिख के मैम से इवेलुएशन कराते रहें, ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल. मेरा इवेलुएशन प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर. तो बट देन यू विल हैव टू गेट इन टच विद मी एंड देन आई विल सी कि अगर कोई स्लॉट्स हैं, अगर मैं आपको अकोमोडेट कर सकती हूँ तो हम डेफिनेटली फिर इवेलुएशन प्रोग्राम में आपको वहाँ पे अकोमोडेट कर देंगे. ठीक है, सो येस यू कैन गेट योर एसेज इवेलुएटेड. अच्छा जी, लास्टली ये है कि सेशन हम ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि इन द पास्ट ऐसा भी हुआ, बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट्स काफी आती रहती हैं कि मैम वी रियली वांट टू टेक योर सेशन, कैन यू प्लीज अकोमोडेट अस, कैन यू प्लीज टॉक टू द CSS आर्किटेक्ट्स, या जिनके साथ भी मैं कोई कोलैबोरेशन कर रही हूँ कि मैम कैन यू प्लीज स्पीक टू देम एंड समहाउ हमें आप एडजस्ट अगर इस सेशन में कर दें. अब वो मैंने किया, ठीक है कि चलो अच्छा एक सेशन हो तो रहा है. अब बच्चे अगर कह रही हैं तो ठीक है, चलें मैंने खुद बात कर ली कि नहीं आप रजिस्टर करें और हम कैप को जो है बढ़ा भी देते हैं. तो देयर वर सेशंस व्हेन देयर वर ओवर 100 स्टूडेंट्स. ठीक, अब होता क्या है, चलें एक तरह से तो अच्छा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो जाता है. और अब एक सेशन तो मैंने कंडक्ट कराना ही है, उसमें कम बच्चे हों तो भी मैंने उतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ाना है, ज्यादा बच्चे हों तो भी उतनी एनर्जी के साथ पढ़ाना है. तो इसलिए मैंने अकोमोडेट तो डेफिनेटली किया, बट फिर इशू ये आ जाता है कि कुछ बच्चों, जाहिर है एवरीबडी हैज सर्टेन प्रेफरेंसेस, तो सम स्टूडेंट्स वांटेड me to arrange more live classes, they wanted me to conduct more live classes, कि नहीं मैम हमें लाइव क्लासेस में जो है ना वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है, we feel कि it's more engaging and stuff.
अब कुछ बच्चे लेकिन उसी सेशन में उनका ये भी कहना था कि मैम हमारी एक्चुअली ये कमिटमेंट्स है सर्टन, दे वर वर्किंग एज वेल, तो मैम आप लाइव की बजाय अगर हमें रिकॉर्डिंग दे दें, बिकॉज आपने वो टॉपिक तो कवर कराना ही है, तो यू नो कैन यू प्लीज गिव अस अ रिकॉर्डिंग। अब फिर इशू मेरे लिए ये हो जाता है, आई हैव नो यू नो प्रॉब्लम अकोमोडेटिंग एज मेनी स्टूडेंट्स एज आई कैन, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड कि बच्चों को अच्छे तरीके से ये सेशन उनके लिए बेनिफिशियल भी रहे और उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं हम उनको भी जरा थोड़ा मद्देनजर रखें। तो अनफॉर्चुनेटली बड़े सेशंस में फिर इशू ये आ जाता है कि कुछ बच्चों की प्रेफरेंसेस कुछ होती है, कुछ की कुछ होती है। कभी चंद बच्चे कहते हैं कि मैम रीस्केड्यूल कर दें क्लास, तो बाकी हमारी ये एग्जाम आ रहा है, बिकॉज अक्सर बच्चों का साथ में पीपीएससी का भी एग्जाम आ रहा होता है, बाकी भी एग्जाम्स चल रहे होते हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट, तो दिस इज द इशू विद बिग सेशंस, ठीक है। तो दिस टाइम आई विल नॉट accommodate any such requests. अगर if you get into this session बहुत अच्छा हो गया, अगर आप नहीं अब कर पा रहे बिकॉज स्लॉट्स आर टेकन, तो प्लीज डू नॉट मैसेज मी, ठीक है। इवन दो एज मच एज आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज, आई विल नॉट बी एबल टू। फिर आप ये कीजिएगा, बिकॉज देखें ये तो मंथली बेसिस पे सेशंस तो हम कंडक्ट कराते ही रहते हैं, तो आप नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जो हमारा होगा ऑफर उसमें बेशक अपने आप को एनरोल करा लीजिएगा, लेकिन कैप को एक्सटेंड कर देना, स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा क्लास में आ जाएं, एक तरह से चलें अच्छा भी होता है, लेकिन फिर उसके बड़े डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है कि अगर आप इफ यू आर अनएबल टू गेट अ प्लेस इन दिस सेशन, तो फिर काइंडली आप पहले से आगे के सेशंस में देख लीजिए। एंड अब किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप जरूर पूछें, बिकॉज हर सेशन में जो एंड के 10-15 मिनट्स होते हैं वो मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए रखे होते हैं। गिवन दैट दिस वाज the first class and I just gave you guys an overview of the session, I don't think that there are going to be many questions, but if there are, please feel free to ask those. जी Ma'am, I have a question. Can I ask? हाँ डेफिनेटली, जरूर बताएं। Ma'am, is there any book that you would suggest for us, like कि हम लोग साथ साथ कर सकें इसको, बुक्स में से भी कुछ एसेस? अच्छा देखिए, बुक्स जो है वो मैं आपको ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है। अब कहने को तो मैं आपको बुक रेकमेंड कर दूं और आपको भी ये लगे कि वाओ मैम इज सो नॉलेजेबल, और देखो ऐसे के लिए कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है और कितनी ज्यादा बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती हैं, तो कहने को तो मैं ये कह दूं, लेकिन दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, बुक्स नंबर 1 आउटडेटेड होती हैं। बुक्स में क्या होगा कि चीजें चेंज होती जा रही हैं, हर साल टॉपिक्स की नेचर भी चेंज होती जाएगी, हर साल उनमें आपने लिखना क्या है, कौन से आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, बिकॉज इंटरनेशनल अरीना पे आप देखें चीजें वहां भी चेंज होंगी। बाकी अगर लिटरेरी एसेज या कुछ इस तरह के अगर आपने टैकल करने हो, अगेन उनमें बुक्स अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ज्यादातर बुक्स अवेलेबल किन चीजों पे होती हैं, इस तरह के टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स के हो गए, इंटरनेशनल जो आपके हो गए, इन पे डेमोक्रेसी रिलेटेड हो गए। अब होगा क्या कि वो बुक्स उनकी पब्लिकेशन में ही खासा टाइम लगता है, तो अगर आप वो बुक्स कंसल्ट करें टू गैदर यू नो मटेरियल, तो चांसेस आर के 2023 में यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट मटेरियल। करने को आप बेशक वो मटेरियल यूज कर भी लें, लेकिन वो आउटडेटेड होगा। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक हमारा, हाँ वन थिंग दैट आई फॉरगॉट एंड आई एम ग्लैड यू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब वो वाली बात भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक सेशन मैं बच्चों के लिए रखती हूँ कंटेंट कलेक्शन, ठीक है, कि आपने मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, आपने आर्ग्यूमेंट्स, स्टैट्स, एग्जांपल्स ऑन डिफरेंट थीम्स वो कैसे कलेक्ट करने हैं। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, एंड दिस इज हाउ आई डिड माय प्रेप एज वेल, कि मैंने इंटरनेट यूज किया। इंटरनेट पे आपको लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स भी मिलेंगे, ठीक है। इंटरनेट पे आपको ये सारे जर्नल्स वगैरह ये भी आपको अच्छे से अच्छे मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो आप बहुत आराम से
सारी रिसर्च व्हेन इट कम्स टू CSS essay, you don't need to go through a book. मैं एक दो आपको recommend ज़रूर करूँगी in the session, वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन you don't need to do that. आपके पास लेटेस्ट रिसर्च होगी, लेटेस्ट कोटेशंस होंगी, लेटेस्ट स्टार्ट्स होंगे, आप सिर्फ अपना लैपटॉप यूज करेंगे, एक आपने अपनी नोटबुक बनाई होगी इंग्लिश एसे के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसमें आपने अकॉर्डिंग टू द थीम डेटा कलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, हम अगर डेमोक्रेसी ही एक बड़ा बेसिक सा थीम है ना, उसी पे अगर हम बात करें तो आप ये देखें कि डेमोक्रेसी पे 2022 में ऐसे क्या आया है, डिजिटल डेमोक्रेसी कॉलन सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब अगेन देखिए, ये इस तरह का टॉपिक है कि आपको डेमोक्रेसी पे बुक्स बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन टॉपिक क्या आया, टॉपिक आया डिजिटल डेमोक्रेसी सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इसलिए इसमें होता क्या है कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कम अप विद आर्ग्यूमेंट्स, और जब वो आपने आर्ग्यूमेंट्स सोचे, थोड़ी सी आपने इंटरनेट रिसर्च की, कोई जर्नल एक दो जो है वो कंसल्ट किए, जब आपने एक दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स बना लिए, फिर आप उस पर डेटा कलेक्ट करेंगे। एंड अगेन डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए किताबों पे आपने ज़्यादा नहीं जाना, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी आपने किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी सोचने हैं। इंटरनेट, योर लैपटॉप इज इनफ। अच्छा, एक और चीज अभी मेरे माइंड में आई थी दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, लेकिन अब माइंड से स्किप हो गई है। चलें, याद आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, जो मैं आपको बात बताने लगी थी वो ये कि बच्चों, जब हम ये सेशन में आगे चलेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि आपने टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने, ठीक है, आपने थीम्स प्रिपेयर करने हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसे का पेपर आएगा और टॉपिक्स उसमें आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि जो टॉपिक आपने आज प्रिपेयर किया कि चलो मैं 2023 के लिए जो है वो ये वाला एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेता हूँ और इस पे मैं डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा 2023 में वो टॉपिक आया हो। नो, द थीम माइट बी द सेम बट द टॉपिक will be different, most probably like 99.99% chances हैं कि वो different होगा, ठीक है। obviously there is still a chance 0.01%, वो तो होता है एक आध दफा, बल्कि अगर आप पास पेपर्स में देखें तो एक दो दफा ऐसा हुआ है कि टॉपिक्स रिपीट भी हुए, लेकिन बहुत कम होता है। तो आपने जब अपनी प्रेप करनी होगी तो आपने थीम एक सेलेक्ट किया, उस थीम को फिर आप डिफरेंट एंगल्स से टैकल करेंगे, डिफरेंट एंगल्स से आप उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने थीम्स हमेशा वो करने हैं, वो थीम्स हम ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करेंगे एक पास्ट पेपर की बेसिस पे, बिकॉज पास्ट पेपर्स में अक्सर ऐसा होता है चंद थीम्स हैं जो एग्जामिनर्स के बहुत फेवरेट हैं, तो वो हर साल या हर साल ना सही तो हर दूसरे साल जरूर आते हैं। तो हम एक तो ये आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ करंट ट्रेंड्स एज वेल, कि आपके इंटरनेशनल एरिना में, आपके डोमेस्टिक ये जो है पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से अक्सर होता है कि एक दो थीम्स आपके वहां से भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं, ठीक है। सो वो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह अपनी रिसर्च शुरू करेंगे, अपने पास अप टू डेट आप सारे फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स, आर्गुमेंट सब ले आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, आप एक हमें क्वेश्चन आया कि मैम क्रिटिकल थिंकिंग इज द बैकबोन ऑफ एन एसे, will there be a separate session for it and can you recommend us any material resources to develop it? अच्छा, ये तो मैं आपके साथ एग्री करती हूँ मिस्टर हसन कि क्रिटिकल थिंकिंग इज द बैकबोन ऑफ CSS essay एग्जाम, बट आपने पूछा will there be a separate session for it? No, there will not be a separate session for it. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कोई आप एक सेशन में तो नहीं बता सकते, ठीक है, और ना वो बतानी चाहिए। तो हम ये जो आउटलाइन, मैंने आपसे बात कही कि आउटलाइन जो है
हम सिर्फ उसके ऊपर 5 to 6 सेशंस रखते हैं। आई एम श्योर कि आप सरप्राइज तो हुए होंगे। तो वो हम क्यों रखते हैं? वो इसीलिए क्योंकि एक टॉपिक आया, अब आपने उस पे आउटलाइन कैसे बनानी है, यहाँ पे आपकी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आएंगी। ठीक है, कि जी मैंने कौन से कीवर्ड्स की फ्रेजेस हैं जिन पे फोकस करना है, मैंने किस अंदाज में आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं, क्या रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब मैं स्टूडेंट से इनपुट ले रही होती हूँ, बिकॉज हम आउटलाइन मेकिंग जो सेशंस होते हैं उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों को कहती हूँ ओके नाउ दिस इज द टॉपिक, यू हैव 10 मिनट्स, कम अप विद हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। अब बच्चे उस पर सोचते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स उनकी शार्पन हो रही हैं। फिर जब हम डिस्कस करते हैं और मैं कहती हूँ अच्छा बच्चों अब दिस इज द आर्ग्यूमेंट, अब मुझे इस पे जरा आप सोच के प्रॉपर बिल्ड करें आर्ग्यूमेंट। अब जब बच्चा वो प्रॉपर बिल्ड करता है, बताता है कि मैम आई थिंक यू नो वी कैन से दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, तो हम उसमें लूप होल्स निकालते हैं, उसकी बेसिस पे हम डिस्कार्ड करते हैं, नो दिस इज नॉट द रेलिवेंट पॉइंट, चलो जी निकाला इसको, अच्छा यहाँ पे ये बात आनी चाहिए थी, चलें जी। तो होता क्या है, अब ये जो हम 5-6 सेशंस जो आउटलाइन पे हमारे डेडिकेटेड होंगे, वो किस लिए हैं? वो इसीलिए तो हैं, उन्हीं के थ्रू ही तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स शार्पन होंगी। तो नहीं, देयर विल नॉट बी अ सेपरेट सेशन फॉर इट, रादर these skills will be inculcated in you during our वो जो आउटलाइन के सेशंस हैं उनमें। ठीक है, तो आई होप के दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा जी, फिर हमें एक मिस्टर चौधरी ने सवाल किया कि जी मैम डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको सही तरीके से यूज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही कि डेटा कहने को तो डेटा आपके पास आ गया, बट अब उसके बाद उसको आपने यूज कैसे करना है, किस अंदाज में करना है, एंड दिस इज वेयर आर्ग्यूमेंटेशन कम्स इनटू प्ले। ठीक है, कि आपने अब आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, बट उसे किस अंदाज में प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेशन करते हुए यूज करना है। तो वो हम ये जो आर्ग्यूमेंटेशन पे सेशंस होंगे, मैंने आपको अभी जिक्र किया कुछ देर पहले ही, कि विल डेडिकेट 2 सेशंस ऑन दिस एज वेल। तो वो हम जो है उसमें ये सीखेंगे। ठीक है, चलें। अच्छा, डिजिटल डेमोक्रेसी पे जो ऐसे आया था, काइंडली उस पर थोड़ा बता दें। ये तो देखिए ना, अभी तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन, इंशाल्लाह हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे सेशंस जब हमारे चलेंगे, तो विल डेफिनेटली डिस्कस दिस टॉपिक एंड मेनी अदर टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, चलें, आई विल एंड द सेशन नाउ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम अपना प्रॉपर एसए का कोर्स शुरू कर देंगे। ठीक है, चलें, ओके जी। न्यूज़पेपर का तरीका, अच्छा मिस जावेद ने कहा कि मैडम हमने न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बताएं कि किस तरह से आपने उसको यूज करना है। वो भी अगेन जब हमारा सेशन होगा कंटेंट एंड यू नो डेटा कलेक्शन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने न्यूज़पेपर को भी किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से उधर से आपने डेटा पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को हम जरूर एड्रेस करेंगे। दिस वाज द बेसिक सेशन। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे के सेशंस में जाएंगे, वंस वी एक्चुअली स्टार्ट आवर सेशन नेक्स्ट वीक, तो फिर आपके हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ये वाले बिकॉज उनसे डील करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक से, स्पेसिफिक कंपोनेंट से। चलें जी, ओके, सी यू सून, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।